सो यस, टॉकिंग अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कॉस्टिंग के अंदर। बिलीव मी, ये सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है कॉस्टिंग के अंदर। ये बहुत इजीली जो है वो समझ में आ जाता है। इस पूरे जो है वो चैप्टर और इस पूरे टॉपिक के अंदर हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या रहने वाला है, हम इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे सिंगल प्रोडक्ट के केस में, मल्टी प्रोडक्ट के केस में, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, एंड सेल्स टू डिज़ायर्ड प्रॉफिट जो है वो क्या होता है, एंड कैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो निकाला जाता है, एंड द अदर कॉन्सेप्ट्स भी हम सीखेंगे। सो आर यू गाइज एक्साइटेड अबाउट लर्निंग द मार्जिनल कॉस्टिंग? सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अब हम स्टार्ट करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग वाला टॉपिक। अगर मैं बात करूं मार्जिनल कॉस्टिंग की, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर इनकम स्टेटमेंट जो है वो बनाई जाती है, बट वो जो इनकम स्टेटमेंट जो बनाई जाती है वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनाई जाती है। वो कैसे बनाई जाती है वो अब हम देखते हैं, वो हम सीखते हैं। सो अगर मैं बात करूं इनकम स्टेटमेंट की, जो ये इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट के जो है वो दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक तो आ जाता है सिंगल प्रोडक्ट एंड द सेकंड वन इज मल्टी प्रोडक्ट। अगर मैं बात करूं कि सिंगल प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, पहले तो आप वो समझो। बात करूं कि सिंगल प्रोडक्ट क्या होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओनली वन सिंगल फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है तो उसे क्या बोला जाता है, सिंगल प्रोडक्ट। एंड अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो एक से ज़्यादा फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे मल्टी प्रोडक्ट भी जो है वो बोला जाता है। एंड अगर मैं बात करूं कि इसका कंप्यूटेशन जो है वो कैसे करा जाएगा, वो आप समझो कि यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। देखो, सेल्स वाला आ जाएगी, उसमें से हम माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट को। देन हमारे पास में आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। देन हमारे पास में माइनस कर देंगे हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे। एंड देन हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट जो है वो निकल कर आ जाएगा। आई होप डैट इज क्लियर टू यू। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हियर। देखो, आप एक बात ना इस चैप्टर के अंदर क्लियर रखना, एक बात जो है वो आप इस चैप्टर के अंदर क्लियर रखना। मार्जिनल कॉस्टिंग वाला जो है वो चैप्टर ये बोलता है, ये हमारे को सिखाता है कि जितनी भी हमारी कॉस्ट है हम उसको जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट हो जाता है वेरिएबल कॉस्ट का एंड एक हो जाता है हमारे पास में फिक्स्ड कॉस्ट का। एक कॉस्ट आ गई हमारे पास में वेरिएबल कॉस्ट एंड एक हो गई हमारे पास में फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये कैसे बनी है हमारी इनकम स्टेटमेंट? सबसे पहले अगर हमने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करा तो कंट्रीब्यूशन आ गया। एंड अगर हम कंट्रीब्यूशन में से हमने फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करा तो हमारा क्या निकल कर आ गया, प्रॉफिट का अमाउंट जो है वो निकल कर आ गया। अब मल्टी प्रोडक्ट होगा तो उसके अंदर जो है वो इनकम स्टेटमेंट कैसे दिखेगी वो जो है वो समझते हैं। मतलब मल्टी प्रोडक्ट का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं तो एंड सिंगल प्रोडक्ट का मतलब है ओनली एक प्रोडक्ट है तो, ओनली वन प्रोडक्ट है तो। एंड अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होगा तो उस केस में इनकम स्टेटमेंट जो है वो कैसी दिखेगी वो जो है वो समझते हैं। ठीक है, तो उस केस में जो है वो इनकम स्टेटमेंट जो है वो कैसे बनेगी वो जो है वो सीख लेते हैं। देखो, उस केस में जो है वो कैसे बनेगी हमारी इनकम स्टेटमेंट वो देख लेते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट नंबर 2, प्रोडक्ट नंबर 3, प्रोडक्ट नंबर 4 एंड टोटल। ठीक है, ऐसे जो है वो बनना जो है वो स्टार्ट होती है। ये जो है इनकम स्टेटमेंट मल्टी प्रोडक्ट के केस के अंदर। यहाँ पर मैंने क्या एज्यूम करा कि मेरे कितने प्रोडक्ट्स हैं, 4 प्रोडक्ट्स हैं, तभी मैंने यहाँ पर P1 P2 P3 P4 4 प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल्स लिखेंगे। यहाँ पर पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे। एंड सभी की सेल्स लिख देंगे एंड टोटल वाले कॉलम में जो है टोटल सेल्स लिख देंगे। ऑब्वियस सी बात है कि हर प्रोडक्ट जो है वो इंडिविजुअली सेल होता है तो हमारे पास में इंडिविजुअल सेल वैल्यू जो है सभी की होगी। तो यहाँ पर हमने सेल्स लिख दिया। ऑब्वियसली हर प्रोडक्ट जो है वो इंडिविजुअली बिकता है मल्टी प्रोडक्ट वाले केस के अंदर, तो हर की
इंडिविजुअल सेल्स वैल्यू होगी वो हमने जो है वो यहाँ पर सेल्स के अंदर लिख दी है। इसके बाद हम जो है वो माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट को, एंड ये भी डेफिनेटली हर प्रोडक्ट की हमारे को पता होगी। तो इसमें से सेल्स में से हम क्या माइनस कर देंगे, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे, एंड ये भी हमारे को जो है वो दे रखी होगी हर प्रोडक्ट की, हर प्रोडक्ट की ये हमारे को दे रखी होगी वेरिएबल कॉस्ट। वेदर इसे इंडिविजुअली माइनस करना हो या वेदर उसे टोटल में माइनस करना हो, दोनों ही जो है वो तरीके से वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। एंड अगर हम सेल्स में से सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो आपको भी पता है कि क्या निकल कर आ जाएगा हमारे पास में, कंट्रीब्यूशन जो है वो निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन जो है वो निकल कर आ जाएगा इंडिविजुअल बेसिस पर भी एंड टोटल बेसिस पर भी जो है वो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन निकल कर आ जाएगा। अब आप एक बात समझो, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम जो है वो आए नहीं कंट्रीब्यूशन तक, क्योंकि ये तो सारी की सारी इंडिविजुअल बेसिस पर भी निकल गई, टोटलिटी बेसिस पर भी हमारी निकल गई। लेकिन जब मैं बात करूंगा फिक्स्ड कॉस्ट की, तो देखो फिक्स्ड कॉस्ट जैसे कि आप समझो कि फैक्ट्री का रेंट है। अब फैक्ट्री का रेंट आ रहा है, मान के चलो 5 लाख रुपए का फैक्ट्री का रेंट आ रहा है, तो उस फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट 1 भी बन रहा है, प्रोडक्ट 2 भी, प्रोडक्ट 3 भी, प्रोडक्ट 4 भी, और जो सारे प्रोडक्ट्स जो है वो बन रहे हैं। तो वो हम कैसे माइनस करें, हम कैसे एलोकेट करेंगे कि इसके प्रोडक्ट के अंदर कितनी जो है वो लग रही है, तो हम एलोकेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो टोटलिटी के अंदर जो है वो माइनस करी जाएगी, वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के बेसिस पर हम माइनस नहीं कर सकते। यहाँ पर हम जो है माइनस जो भी करेंगे वो कैसे करेंगे, टोटलिटी के अंदर। तो कर देते हैं ऐसा, माइनस में फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल में से जो है वो यहाँ पर टोटलिटी वाले कॉलम में लिखकर हम जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो निकाल लेते हैं, हम प्रॉफिट की फिगर तक आ जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो प्रॉफिट आएगा वो इंडिविजुअल बेसिस पर नहीं आएगा, टोटलिटी के अंदर हमारा जो है वो प्रॉफिट निकल कर आएगा। जैसे कि आप देख भी रहे होगे कि प्रॉफिट हमारा टोटलिटी में आ रहा है, इंडिविजुअली जो है वो नहीं निकल कर आ रहा, ना फिक्स्ड कॉस्ट इंडिविजुअल बेसिस पर थी, ना प्रॉफिट जो है वो इंडिविजुअल बेसिस पर आया। एंड ये ही जो है वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मार्जिनल कॉस्टिंग की, कि यहाँ पर जो है वो कैसे निकला है प्रॉफिट, यहाँ पर देख लो आप, टोटलिटी के अंदर निकला है। सो मैं बात करूं कि मार्जिनल कॉस्टिंग ने यहाँ पर क्या किया, अगर आपसे कोई पूछे कि मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो क्या करता है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो क्लियरली जो है वो डिस्टिंग्विश करता है वेरिएबल कॉस्ट को एंड फिक्स्ड कॉस्ट को। देखो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कैसे इंडिविजुअल बेसिस पर भी हुई, टोटलिटी बेसिस पर हुई, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट ओनली टोटलिटी बेसिस पर हुई। तो इसी वजह से जो मार्जिनल कॉस्ट है वो दोनों कॉस्ट को जो है वो क्लियरली डिस्टिंग्विश करके चलता है। इसके बाद हम समझते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझते हैं। वेट अ सेकेंड, इसके बाद हम कौन सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, कंट्रीब्यूशन का। दिस इज पेज नंबर 1, दिस इज पेज नंबर 2, दिस इज पेज नंबर 3। सो अब हम सीखने जा रहे हैं कंट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट। कंट्रीब्यूशन, तो क्वेश्चन अब दिमाग में आता है कि कंट्रीब्यूशन निकालते कैसे हैं। अभी हमने जो है थोड़ी देर पहले सीखा था, और वैसे भी हमने पहले भी सीख रखा है कॉस्ट शीट वगैरह के टाइम पर भी और बाकी जगह पे भी, कंट्रीब्यूशन जो है वो कैसे निकाला जाता है। अगर हम सेल्स में से माइनस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट को, तो इस तरीके से हमारा क्या निकल जाता है, कंट्रीब्यूशन निकल जाता है। एक तो इस तरीके से निकल गया, या तो हमारे पास में सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी हमारे को पता होती है एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी हमारे को पता होती है, तो हमारे पास में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकल जाती है। तो हमारे पास में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकल कर आराम से आ जाती है। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हियर। एंड अगर एक बार हमारे पास में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल जाता है तो हम टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। वो हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से, तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकल जाएगा इस केस के अंदर, क्योंकि हमारे को टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो नहीं चाहिए। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकल जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से तो मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास में एक फॉर्मूला जो है वो और आ जाता है। एक तो अभी हमने डाउनवर्ड तरीके से जो है वो सीखा कि सेल्स में से अगर हम जो है वो वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में कंट्रीब्यूशन आ जाता है। अगर मैं बात बताऊं, एक और तरीका होता है कंट्रीब्यूशन निकालने का। देखो कंट्रीब्यूशन आया, प्रॉफिट आया कैसे था, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट आया था। तो अगर मैं बात करूं कि कंट्रीब्यूशन कैसे आया है,
अगर मैं प्रॉफिट के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो ऐड कर दूंगा तब कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। द आंसर इज यस। तो अगर मैं प्रॉफिट के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो ऐड कर दूंगा तब भी कंट्रीब्यूशन निकल जाता है ना, क्योंकि कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट है, तो इसको ऐसे भी रीड किया जा सकता है प्रॉफिट प्लस में फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो अगला एक और फॉर्मूला जो है वो बन जाता है कंट्रीब्यूशन निकालने का। वो क्या फॉर्मूला बन जाता है? प्रॉफिट प्लस में फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट प्लस में फिक्स्ड कॉस्ट, इस तरीके से भी कंट्रीब्यूशन जो है वो निकल कर आ जाता है। इसके बाद हमारे पास में अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है वेरिएबल कॉस्ट का। तो आपको एक बात समझनी चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कैसे निकाली जाएगी। अगर मैं सेल्स में से कंट्रीब्यूशन माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आ जाएगी। अगर मैं सेल्स में से कंट्रीब्यूशन माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। या तो अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे को सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो दे रखा है, तो हम इजीली जो है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तक निकाल सकते हैं। देखो यही फॉर्मूला था, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल जाता है। अगर मैं बात करूं कि मैं कंट्रीब्यूशन को इधर ले जाता हूं एंड वेरिएबल कॉस्ट इधर ले आता हूं तो फॉर्मूला कैसे दिखेगा? ऐसा दिखेगा, जो कि हमने लिख ही दिया है। एंड अगर मैं बात करूं, एक बार मेरे पास में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई और मेरे को अगर पता है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के बारे में, तो मेरे पास में क्या निकल कर आ जाएगा? मेरे पास में टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो निकल कर आ जाएगी। तो वो कैसे निकल कर आएगी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू में नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास में क्या निकल कर आ जाएगा? टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, और सॉरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो निकल कर आ जाएगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो मेरे पास में निकल कर आ जाएगी। अगर मैं बात करूं कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या है? सम टोटल है सारे के सारे एक्सपेंसेस का, जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब सम टोटल का, जो कि इजीली आइडेंटिफाइड किया जा सकता है पर यूनिट के बेसिस पर। इसके बाद में हमारे पास में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है इस चैप्टर का, जो कि है पीवी रेशियो का, और जिसके और भी बहुत सारे नाम हैं। तो वो हम जो है वो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्या नाम है, क्या है कॉन्सेप्ट अगला? कंट्रीब्यूशन रेशियो और पीवी रेशियो और वेरिएबल प्रॉफिट रेशियो और कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, और कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। तो ये हो गया हमारे पास में कि हम ये निकालने वाले हैं। और ज़्यादातर जो है वो कौन से नाम से जाना जाता है? ये पीवी रेशियो वाली चीज़ से जाना जाता है। कॉमनली मैं बात करूं तो इसको पीवी रेशियो के नाम से जाना जाता है। एंड इसके और भी दूसरे नाम होते हैं, जैसे कि इसको कंट्रीब्यूशन रेशियो भी बोला जाता है पीवी रेशियो को, या फिर वेरिएबल प्रॉफिट रेशियो भी बोला जाता है, या फिर कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो भी बोला जाता है। ये क्या है? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो भी इसे बोला जाता है। बट सबसे ज़्यादा जो नाम कॉमनली यूज होता है वो क्या है? पीवी रेशियो का। तो ये पीवी रेशियो होता क्या है? पीवी रेशियो जो है वो हम बार बार मतलब बोल लिया। अब पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है? देखो जैसे अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की मैं बात करूं तो ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल, नेट प्रॉफिट रेशियो होती है नेट प्रॉफिट बाय सेल इनटू में 100, जो परसेंटेज टर्म्स में निकल जाती है। ऐसे ही पीवी रेशियो क्या होती है? जब हम कंट्रीब्यूशन और सेल्स का जो है वो रिलेशन बिठाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? पीवी रेशियो जो है वो बोला जाता है। जब हम कंट्रीब्यूशन और सेल्स का एक रिलेशन बिठाते हैं तो उसे पीवी रेशियो बोला जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि जो है वो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू में 100, ये हो गया फॉर्मूला पीवी रेशियो का, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू में 100। लेकिन ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा? जब ओनली वन सेट ऑफ डाटा जो है वो दे रखा है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर यही वाला फॉर्मूला लगता है। जो अभी मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा वो बहुत ही रेयर केसेस के अंदर लगता है। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर यही वाला फॉर्मूला लगता है जब एक ही सेट ऑफ डाटा जो है वो दे रखा है, तो यही वाला फॉर्मूला लगता है कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू में 100। बट कभी कभार ऐसा होगा कि क्वेश्चन जो है वो हमारे को दो सेट ऑफ डाटा जो है वो दे के रखेगा, मतलब दो कंट्रीब्यूशन की फिगर होगी, दो सेल्स की फिगर होंगी, एंड क्वेश्चन हमें कहेगा पीवी रेशियो निकाल दो। क्वेश्चन क्या कहेगा हमारे को? पीवी रेशियो निकाल दो। तो उस केस में क्या करेंगे वो आप समझो अब बात को, कि उस केस में क्या किया जाएगा।
दिमाग में क्वेश्चन आता है, अगर ऐसा होगा कि दो सेट ऑफ डाटा दे रखा है तो क्या हमारे को दो पीवी रेशियो निकालनी है? द आंसर इज नो। हमारे को दो पीवी रेशियो नहीं, एक ही पीवी रेशियो निकालनी है, वहां पर भी जहां पर दो सेट ऑफ डाटा दे रखा है। तो उस केस में पीवी रेशियो जो है वो कैसे निकाली जाएगी वो समझते हैं, वो सीखते हैं। तो अगर दो सेट ऑफ डाटा जो है वो दे रखा है तो उस केस में जो है वो फॉर्मूला क्या रहने वाला है वो लिखते हैं। इफ टू सेट ऑफ डाटा इज गिवन, अगर दो सेट ऑफ डाटा जो है वो दे रखा है तो उस केस में फॉर्मूला क्या रहने वाला है? चेंज इन कंट्रीब्यूशन, चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन में चेंज इन सेल्स इनटू में 100। चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन में चेंज इन सेल्स इनटू में 100, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है अगर दो सेट ऑफ डाटा जो है वो दे रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि सेल्स के चेंज होने से कंट्रीब्यूशन में कितना चेंज आया, वहां से हमारे को जो है वो पीवी रेशियो जो है वो निकल कर आ जाएगी। देखो क्वेश्चन जो है ना वेराइटी के अंदर आएंगे, जहां पर एक तो केस ऐसा होगा जहां पर हम कंट्रीब्यूशन एंड जो है वो सेल्स वगैरह सब कुछ दे रखा होगा तो हम इजीली जो है वो ये वाला फॉर्मूला लगा पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे केसेस, कुछ ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है जहां पर आप कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो, तो उस केस में और हमारा प्रॉफिट की फिगर हमारे को दे रखी है, तो उस केस के अंदर हम कंट्रीब्यूशन की जगह हम प्रॉफिट ले लेंगे एंड इन फॉर्मूलों के अंदर हम कंट्रीब्यूशन की जगह प्रॉफिट निकाल कर हम जो है वो उसे यूज़ कर लेंगे। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। तो इस स्पेशल नोट को जो है वो हम लिख लेते हैं, इसको नाम दे दो स्पेशल नोट का, एंड इसको समझो कि ये क्या है। अगर मान लो कंट्रीब्यूशन, इफ कंट्रीब्यूशन इज नॉट गिवन, if contribution is not given and it cannot be found out also, then take profit in the formula। एक बात और समझो, जैसे मैंने अभी लिखा कि चेंज इन कंट्रीब्यूशन है, अगर चेंज इन कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो हम क्या ले लेंगे? चेंज इन से जो है वो प्रॉफिट ले लेंगे। तो इसी को लिख लेते हैं, थर्ड पेज नंबर, फोर्थ पेज नंबर, देन फिफ्थ पेज नंबर, राइट। तो उस केस में हम जो है वो चेंज इन प्रॉफिट को ले लेते हैं। ये आ जाता है यहाँ पर हमारे पास में स्पेशल नोट नंबर 2 आ जाता है यहाँ पर। अब हमारे को क्लियर है कि इस सिचुएशन के अंदर हमारे को स्पेशल नोट के अंदर हमने क्या कहा है कि हमें चेंज इन प्रॉफिट लेना है, तो वो चेंज इन प्रॉफिट निकालेंगे कैसे वो समझ लो। देखो एक हमारे पास केस है, दूसरा केस है। एक केस के अंदर हमारे पास में प्रॉफिट जो है वो दे रखा है 5000 का, एक के अंदर 8000 का। तो उस केस में हमारा चेंज इन प्रॉफिट जो है वो कितना होगा? उस केस में हमारा चेंज इन प्रॉफिट जो है वो साफ क्लियरली दिख रहा है कि 3000 का जो है वो चेंज है। लेकिन अब एक दूसरा केस जो है वो लेकर चलते हैं, उसके अंदर बताना कि चेंज इन प्रॉफिट क्या होगा। अगर मान के चलो हमारा जो है वो एक के अंदर हमारा जो है वो प्रॉफिट है 5000 का, एंड देन मैं बात करूं तो यहाँ पर है 7000 का, तो हम क्या कर देते हैं 2000 लिख देते हैं, बट ये 2000 नहीं है, 7000 माइनस 5000, तो ये ऐड हो जाएगा, 7 और 5 12,000। ठीक है, 12,000 जो है वो हमारा चेंज इन प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर 12,000 हमारा क्या होगा? चेंज इन प्रॉफिट होगा, 2,000 नहीं होगा। सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना, चेंज इन प्रॉफिट का सिंपल सा फॉर्मूला है। चेंज इन प्रॉफिट निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या है? सिंपल फॉर्मूला जो है वो क्या है कि कोई जो भी बड़ा प्रॉफिट होगा, बड़ा प्रॉफिट जो भी है उसमें से आप माइनस कर दो छोटे वाला प्रॉफिट, छोटे वाला प्रॉफिट। ठीक है, इस केस में क्या था, मैं ओनली सेकंड केस लिख के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 7000 हमारा बड़ा वाला प्रॉफिट था, छोटे वाला प्रॉफिट कितना है? -5000। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो 7000 प्लस में 5000, डैट गिव अस आंसर 12000। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। कहने का मतलब है ये जो चीज़ है ये है हमारे पास में चेंज इन प्रॉफिट। ये किस लिए है? न्यूमरेटर पर्पस के लिए। ये न्यूमरेटर
में लेंगे। हम इसे क्या करेंगे, न्यूमरेटर में लेंगे। ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि इस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, टाइम पास के लिए नहीं निकाल रहे हैं, इसे हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में रखना है। चेंज इन प्रॉफिट को एंड अपॉन में चेंज इन सेल इंटू में 100। और ये चेंज इन प्रॉफिट कब लेते हैं, जब हम जो है वो चेंज इन कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम चेंज इन प्रॉफिट निकालते हैं एंड उसी को कंसीडर करते हैं। वो जो फॉर्मूलेस हमने पढ़े थे दो साइड में, जब एक सेट ऑफ डाटा है, जब सेकंड सेट ऑफ डाटा जो है वो, मतलब टू सेट ऑफ डाटा जो है वो दे रखा है। क्वेश्चन आ जाता है, मैंने बोला दो सेट ऑफ डाटा जो है वो दे रखा होता है, तो वो दो सेट ऑफ डाटा जो है वो कैसे दे रखा होता है, क्वेश्चन में यूजुअली जो है वो दो ईयर्स दे रखे होते हैं, ईयर 1 ईयर 2, ठीक है। 2 साल जो है वो दे रखे होते हैं, 2020 2021, ऐसे करके जो है वो 2 साल जो है वो दे रखे होते हैं। तो आपको इस दिमाग में जो है वो क्लैरिटी जो है वो रखनी है इस चीज़ की। बट एक स्पेशल केस भी होता है जहाँ पर क्वेश्चन जो है वो देता है, ऐसे नहीं देता कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऐसे करके नहीं देगा, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ ऐसे करके देगा। तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, समझो उस बात को, मैंने क्या बोला, समझो उस बात को। यूजुअली क्वेश्चन जो है वो पूरे पूरे साल का डाटा दे रखा होता है, 1 ईयर, ईयर 1 ईयर 2, एंड फिर हम जो है वो चेंज इन प्रॉफिट निकाले, सब कुछ निकाल लिया। बट अगर क्वेश्चन के अंदर पूरा साल नहीं दे रखा है, ऐसा दे रखा है फर्स्ट हाफ ऑफ ईयर एंड सेकंड हाफ ऑफ ईयर, ठीक है, मतलब पूरे साल का जो है वो ऐसे दे रखा है टुकड़ों में बांट के, फर्स्ट हाफ ऑफ ईयर एंड सेकंड हाफ ऑफ ईयर, तो उस केस में प्रॉफिट जो है वो कैसे निकालेंगे उस बात को सीखना पड़ेगा बात। तो उस केस में जो भी हाफ ईयर की फिक्स कॉस्ट वगैरह होगी उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो स्पेशल नोट नंबर 3 आ जाता है हमारे पास में, स्पेशल नोट नंबर 3 आ जाता है हमारे पास में। इफ इन द गिवन क्वेश्चन, if in the given question first half and second half given, then total fixed cost shall be computed, fixed cost into में 2। तो हम क्या करेंगे उस केस में, कंप्यूटेड फिक्स्ड कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि ये वाला चीज का, अगर ऐसा दे रखा है तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कैसे निकाली जाएगी, ऐसे करके निकाली जाएगी। ये बात तो आपको ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट स्पेशल नोट नंबर 3 है। इस पार्ट के अंदर हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला जो है वो क्या रहता है उस चीज को हम लिख लेते हैं, ताकि हमारे को इनकम स्टेटमेंट जो है वो ना बनानी पड़े, बिकॉज इनकम स्टेटमेंट बनाने में बहुत ही टाइम कंज्यूम होता है। तो बेटर है हम प्रॉफिट का फॉर्मूला ही लिख लें। प्रॉफिट का फॉर्मूला इस केस के अंदर क्या रहता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस में फिक्स्ड कॉस्ट, एंड सेल्स इनटू पीवी रेशियो क्या होती है, कंट्रीब्यूशन होता है, एंड फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट निकल कर आ जाता है। आई होप आई एम वेरी क्लियर टिल हियर। अब आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि एक स्पेशल नोट नंबर 4 है, जो कि जिसके हिसाब से क्या बात है कि पीवी रेशियो प्लस में वेरिएबल कॉस्ट रेशियो जो है वो क्या होती है, हमेशा 100% के इक्वलेंट होती है। पीवी रेशियो प्लस में वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू 100%। तो अगर पीवी रेशियो के अंदर वीसी रेशियो जो है वो ऐड कर दी जाए तो क्या आएगा हमारे पास में 100%। पीवी रेशियो प्लस में वीसी रेशियो इज इक्वल टू 100%। सिंस द रीजन इज दैट सेल्स के दो ही पार्ट होते हैं, एक तो होता है मेरे पास में जो है वो वेरिएबल कॉस्ट एंड एक कंट्रीब्यूशन, एंड पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन का जो है वो कंट्रीब्यूशन से निकल के बनता है, एंड वेरिएबल कॉस्ट से जो है वो निकल कर बनता है। तो वो जो है वो दोनों, अगर मैं उसको प्रोपोर्शनेट करके देखूं तो वो हमेशा दोनों का प्लस जो है वो 100% के इक्वलेंट ही आने वाला है। इसके बाद में हम अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं ब्रेक इवन चार्ट का। अब हम अगला सीखते हैं कॉन्सेप्ट ब्रेक इवन चार्ट का। ब्रेक इवन चार्ट, जैसे कि यहाँ पर
ये है एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास में वाई एक्सिस, ये हो गया हमारे पास में टी आर टी सी। एंड टॉकिंग अबाउट दिस, एक्स एक्सिस आउटपुट हो गया। सवाल उठता है ये टीआरटीसी क्या है? टीआरटीसी क्या है? टोटल रिवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट। यहाँ पर मैं जो है वो इंडिविजुअली स्मॉल स्मॉल डायग्राम जो है वो बना देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो है वो बात आ जाती है फिक्स्ड कॉस्ट वाली। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो सेम रहती है जैसे आउटपुट रहता है, इट रिमेन पैरेलल टू द आउटपुट। तो ये हो जाता है फिक्स्ड कॉस्ट, ये है हमारे पास में आउटपुट। एंड फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो क्या रहती है? पैरेलल रहती है इन रिलेशन टू द आउटपुट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहती है? पैरेलल रहती है आउटपुट के हिसाब से। ठीक है, अब ये चीज़ क्या बताती है कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो सेम ही रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट के चेंज होने से फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती है। फिक्स्ड कॉस्ट ये वाले लेवल ऑफ आउटपुट पर भी उतनी थी, यहाँ पर भी उतनी, यहाँ पर भी उतनी, यहाँ पर भी उतनी, यहाँ पर भी उतनी, यहाँ पर भी उतनी। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो सेम ही रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। ये इस डायग्राम से भी क्लैरिटी हमें मिल जाती है कि हमने यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं वेरिएबल कॉस्ट की, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो कि वैरी करती है आउटपुट के साथ में प्रपोर्शनेटली, है ना। तो उस केस में डायग्राम जो है वो वेरिएबल कॉस्ट का कैसे दिखेगा वो देख लो। दिस इज आउटपुट एंड दिस इज वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट एंड दिस इज आउटपुट। एंड जो है वो अब ये कैसे चेंज होगी वो आप देख लो। तो जब हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो ये 45 डिग्री एंगल की तरह जो है वो इसका ग्राफ जो है वो बनता है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाते जाओगे आपकी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट भी जो है वो बढ़ती रहेगी। जो कि इस डायग्राम के अंदर भी हमने यही वाला कॉन्सेप्ट लगाया है कि वेरिएबल कॉस्ट की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि जो कि चेंजेस होता रहता है आउटपुट के लेवल के साथ में प्रपोर्शनेटली। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। एंड डायग्राम कुछ ऐसा 45 डिग्री के एंगल तक का ऐसे बनता है। अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दें तो हमारी टीसी की लाइन जो है वो कैसे जाएगी? वो हमारी जीरो से स्टार्ट नहीं होगी। सिंस ये एफ सी जो है वो यहाँ से है तो हमारी टीसी की लाइन कुछ जीरो से कुछ ऊपर से जाएगी। एंड ये यहाँ से जाकर ये हमारा जो है वो टीसी का एंगल बन जाएगा और टीसी की लाइन ऐसे बन जाएगी। अब यहाँ पर ये हमारी बन गई टोटल कॉस्ट की लाइन। एंड इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट का पोर्शन भी है एंड इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन भी है। तो अगर मैं बात करूँ इस टीसी के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट का पोर्शन भी है प्लस में वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन भी है। साथ में हम जो है वो दिखाएंगे टीआर का लाइन जो कि ऐसे बनेगी। टीआर की लाइन कुछ ऐसे बनेगी, हमारी टीआर की लाइन जो है हमारी कुछ ऐसे बनेगी। तो टीआर की लाइन टीआर की लाइन जो है वो जीरो से स्टार्ट होगी। बिकॉज अगर हम कुछ भी नहीं बेचेंगे तो हमारा रिवेन्यू कितना आने वाला है? उस केस के अंदर जीरो आने वाला है। तो ये यहीं से जीरो से ही स्टार्ट होगी, ये ऊपर से स्टार्ट नहीं होगी, यहाँ से ही स्टार्ट होगी। बिकॉज अगर हम कुछ आउटपुट नहीं बेचेंगे डैट इज़ ऑब्वियस कि हमारी सेल उस केस के अंदर रहने वाली क्या है? रिवेन्यू हमारा कुछ कितना रहने वाला है? जीरो रहने वाला है। अगर अब इस चार्ट को एनालाइज करा जाए तो यहाँ पर हमारे को क्या सीखने के लिए मिलता है कि ये टी आर टी सी जो है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट के ऊपर आपस में ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या मतलब है कि यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर टी आर जो है वो टी सी के इक्वल हो गया है। यहाँ पर आकर टी आर जो है वो क्या हो गया? इक्वल हो गया है टी सी के। तो यहाँ पर टी आर इज इक्वल टू टी सी हो गया है। क्या मतलब क्या है? ये क्या हो गया है? ब्रेक इवन पॉइंट हो गया है। ये क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्या है हमारे पास में? ब्रेक इवन पॉइंट है। अब ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो क्या होता है? जहां पर कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा एंड कोई भी लॉस नहीं होगा, उसे क्या बोला जाता है? ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। अब आप यहाँ पर एक बात समझो, ये यहाँ पर क्या हो रहा है? इससे नीचे वाले पॉइंट पर जो है वो क्या हो रहा है? इससे नीचे वाले पॉइंट पर हमारे पास में टोटल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है टोटल रिवेन्यू से। दिख रहा होगा ये टोटल, ये रिवेन्यू वाली लाइन है, ये टोटल कॉस्ट वाली लाइन है। तो टोटल कॉस्ट वाली लाइन ज़्यादा है एंड टोटल रिवेन्यू वाली लाइन जो है वो कम है। क्योंकि टोटल रिवेन्यू वाली ये वाली है तो टोटल कॉस्ट वाली ये वाली है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है हमारे को। यहाँ पर हमारे को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। एंड जब ऐसा होने लग जाए कि हमारा टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज़्यादा हो जाए तो डैट इज कॉल्ड एज एन प्रॉफिट।
दैट इज कॉल्ड एज एन प्रॉफिट, कि हमारा रिवेन्यू से मतलब कॉस्ट से ज़्यादा रिवेन्यू आ रहा है, एंड दैट इज़ डेफिनेटली अ बेनिफिशियल सिचुएशन। और यही होना चाहिए कि बिजनेस के अंदर टोटल रिवेन्यू जो है वो टोटल कॉस्ट से ज़्यादा हो, एंड यही यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर हो रहा है। ऊपर वाली साइड पर देखो ना, ये रिवेन्यू वाली लाइन है, ये कॉस्ट वाली लाइन है, तो रिवेन्यू वाली लाइन ज़्यादा है कॉस्ट वाली लाइन से। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टिल हियर। तो अगर मैं बात करूं, ये सारा हमारा लॉस का एरिया हो गया, ये हमारा सारा लॉस का एरिया, एंड ये सारा हमारा क्या है, प्रॉफिट का एरिया है। ये सारा हमारा लॉस का एरिया एंड ये सारा हमारा क्या है, प्रॉफिट का एरिया बन गया है। क्वेश्चन आ जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। तो यहाँ पर जहाँ पर ये ब्रेक इवन पॉइंट है, इसके बाद में ये जो एंगल बन रहा है टी आर और टी सी का, और ये वाला जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को क्या बोला जाता है, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोला जाता है। इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोला जाता है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हियर। इट इज ऑब्वियस कि ये जो जितना बड़ा ये एंगल होगा उसका मतलब क्या है कि टी आर और टी सी के अंदर उतना ही ज़्यादा गैप है, एंड जितना ये कम होगा इट रिप्रेजेंट उतना ही कम गैप है टी आर एंड टी सी के अंदर। इस डायग्राम के अंदर मान के चलो हम ये इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, यहाँ पर बी है एंड यहाँ पर ये सी है, एंड ये जो जो एरिया है इसे, इस लाइन को क्या बोलते हैं, ब्रेक बी एस जो है वो बोलते हैं, एंड ये जो ऊपर है इसे क्या बोलते हैं, इसे जो है वो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। तो ये हो गई हमारे पास में ब्रेक इवन सेल, एंड ये क्या हो गया हमारे पास में मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एंड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि ये जीरो से स्टार्ट ना होकर कुछ ऊपर से स्टार्ट हुई है, और इस लाइन को जो है वो हम क्या बोलेंगे, इसको हम फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो बोलेंगे। तो यहाँ तक फिक्स्ड कॉस्ट है, एंड इसके ऊपर वाला एरिया कौन सा है, वेरिएबल कॉस्ट है। उसके ऊपर वाले एरिया को क्या बोला जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बोला जाता है। यहाँ पर एक स्पेशल नोट जो है वो आ जाता है, वो जो है वो हम लिख लेते हैं। दिस इज़ अवर पेज नंबर 7। आप एक बात समझ के चलो कि जब भी ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ब्रेक इवन पॉइंट पर टी आर जो है वो किसके इक्वल होता है, टी सी के। एंड अगर मैं सेल्स की बात करूं तो सेल्स कैसे निकलती है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस में फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, एंड सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि ये ब्रेक इवन पॉइंट है इसीलिए सेल्स और इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस में फिक्स्ड कॉस्ट हो जाती है। नहीं तो कुछ प्रॉफिट का एलिमेंट भी होता है, बट ये ब्रेक इवन पॉइंट है तो यहाँ पर ये वेरिएबल कॉस्ट प्लस में फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल है। एंड अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। एंड सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को हम कंट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो कंट्रीब्यूशन जो है वो इन शॉर्ट बोलूँ तो इक्वल हो गया हमारे पास में फिक्स्ड कॉस्ट के। तो कहने का मतलब ये है, अगर हमारा कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो बराबर हो गया है, तो मतलब क्या है कि हम ब्रेक इवन पॉइंट पर हैं। मतलब कि हम ब्रेक इवन पॉइंट पर हैं, मतलब कि हम ब्रेक इवन पॉइंट पर हैं, हम ब्रेक इवन पॉइंट पर हैं। अगर हमारा कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो इक्वल हो जाता है तो मतलब कि हम ब्रेक इवन पॉइंट पर हैं, अगर हमारा कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स्ड कॉस्ट सेम हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात समझो, यहाँ पर एक फॉर्मूला जो है वो लग जाता है, नंबर ऑफ यूनिट्स जो भी हमने सोल्ड करी हैं उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो हमारा क्या हो जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड अगर निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, ये चीज़ डिवीजन में आ जाएगी, कंट्रीब्यूशन अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड जो है वो क्या निकल गई, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगला कॉन्सेप्ट जो है वो आ जाता है ब्रेक इवन पॉइंट का। क्वेश्चन अगर ये बोलता है कि फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट, तो क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो हम सीख लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट, फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट।
अभी हमने पढ़ा था ब्रेक इवन चार्ट, अब हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट का। अगर क्वेश्चन हमें ये कहता है कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो उस केस में ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं। अगर मैं बात करूं कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कितने तरीके से निकाला जा सकता है, ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो 3 तरीके से निकाला जा सकता है। इट कैन बी फाइंड आउट इन यूनिट्स, it can be find out in rupees terms, and it can be find out in percentage terms। अगर मैं बात करूं कि हमारे को ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट्स के अंदर निकालना है तो जो फॉर्मूला अभी हमने लिखा था वही फॉर्मूला जो है वो लग जाएगा। वो फॉर्मूला क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर हमारे को आंसर निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट का रुपीस के अंदर तो उस केस के अंदर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। एंड अगर बात करी जाए परसेंटेज टर्म्स के अंदर तो इसके अंदर जो है वो कैसे निकाला जाता है, जो भी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा अपॉन में टोटल सेल्स इनटू में 100 करके निकाल लिया जाएगा परसेंटेज टर्म्स के अंदर अगर हमारे को निकालना है तो। ब्रेक इवन पॉइंट तो है ही है, इसका जो है वो रिलेशन बिठाएंगे हम टोटल सेल से एंड इनटू कर देंगे 100 से। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर हमारी सेल्स है 5000 एंड उसमें से अगर मैं बोलता हूँ कि 3000 तक हमारा ब्रेक इवन अचीव हो जाता है एंड उसके बाद में हमारे को प्रॉफिट होना चालू हो जाते हैं, तो उस केस के अंदर बोला जाएगा कि 3000 डिवाइड बाय 5000 मतलब कि 60% जो है वो हमारा क्या हो गया है, ब्रेक इवन पॉइंट की परसेंटेज टर्म्स में आ गया है। कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं किसका, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। वेट अ सेकेंड, पेज नंबरिंग 7, 8 एंड 9। सो अब हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जैसे अभी हमने जो है वो एग्जाम्पल भी लिया था कि हमने टोटल जो है वो यूनिट्स कितने बेचे थे, 5000 एंड ब्रेक इवन अचीव करने में मुझे लगे 3000 यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करने में मेरे को जो है वो कितने यूनिट्स लगे, 3000 यूनिट्स। एंड ये बाकी के जो 2000 यूनिट्स लगे ये क्या है हमारे पास में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी हैं। ये क्या है हमारे पास में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बेसिकली जो भी ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करने के बाद में हम सेल करते हैं उसे क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जो कि ब्रेक इवन पॉइंट, जो कि ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करने के बाद करते हैं सेल्स, जो कि ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करने के बाद करते हैं सेल्स, उसे क्या बोला जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो बोला जाता है। बेसिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या कहता है कि यहाँ तक तो जो है वो हम लॉस इंकर कर रहे हैं एंड इसके बाद हमारे को प्रॉफिट आना चालू हुआ है तो हम सेफ हैं बाय दिस। तो ये होता है हमारे पास में मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो, ये हमने समझ लिया कि ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। एक बात आपको क्लियरली जो है वो समझ के रखनी है, सेल्स के जो है वो दो ही हिस्से होते हैं, एक तो होता है हमारे पास में ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज एंड एक हो जाता है हमारे पास में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज। एंड दोनों को जब ऐड कर दिया जाएगा डेफिनेटली द आंसर विल बिकम 100% के इक्वल ही रहने वाला है। तो फॉर्मूला जो है वो क्या बन गया, फॉर्मूला जो है वो बन गया कि ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज इज ऑलवेज इक्वल टू 100%। जो है वो हो जाता है ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज प्लस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज इज इक्वल टू 100%। सिमिलरली जैसे अभी हमने पढ़ा था, हम इसका भी जो है वो 3 तरीके से निकाल सकते हैं, इधर इन यूनिट्स टर्म्स, इधर इन रुपीज टर्म्स एंड इधर इन परसेंटेज टर्म्स। तो समझते हैं
इसका फॉर्मूला इन यूनिट्स फॉर्म, इन रुपीज फॉर्म एंड इन परसेंटेज फॉर्म। सो यूनिट्स के अंदर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है। प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, प्रॉफिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाता है अगर मैं यूनिट्स टर्म्स में निकालूं। अगर मैं बात करूं कि रुपीस टर्म्स में निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो, प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। एंड अगर हम इसे परसेंटेज टर्म्स में निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? वेट अ सेकेंड, फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है एमओएस अपॉन में टोटल सेल्स इनटू में 100। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन में टोटल सेल्स इनटू में 100, ये रहता है मार्जिन ऑफ, अगर मान लो परसेंटेज टर्म्स के अंदर निकालना है तो। एंड अगर मैं अपने एग्जांपल की बात करूं तो मेरे एग्जांपल में जो है वो 2000 मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है एंड 2000 डिवाइडेड बाय मेरे पास टोटल सेल है 5000 इंटू में 100। तो 2000 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू में 100 कितना हो गया? 40%। मेरी जो है वो, मेरी क्या हो गई? एमओएस की परसेंटेज हो गई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज टर्म्स में कितनी हो गई? 40%। इसका जो है रुपीस टर्म्स में एक और तरीके से निकाला जा सकता है। वो तरीका क्या है कि अगर मैं एक्चुअल सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स को माइनस कर दूं, तो इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है, ऑल्टरनेटिव भी है इसका, कि अगर एक्चुअल सेल्स में से मैं ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर दूं, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स क्या निकल कर आ जाता है? एक्चुअल सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स जो है वो अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज टर्म्स में निकल कर आ जाता है। तो बेसिकली जो भी हमारी एक्चुअल सेल्स है, अगर उसमें से मैं ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर दूंगा तो जो बच गई सेल्स वो क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, कि इतने से हम मार्जिन पर हैं। ठीक है, अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, सेल्स टू अर्न द डिजायर्ड प्रॉफिट। देखो जब भी हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, सेल्स में से जो है वो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं, देन हमारे पास में क्या निकल कर आ जाता है? प्रॉफिट। तो सेल दे रखी होती है तो हमारे पास में प्रॉफिट निकल कर आ जाता है। बट अब हम जो है वो बोल रहे हैं उल्टा, हमारे पास में डिजायर्ड प्रॉफिट दे रखा है एंड उसके बेसिस पर हमारे को पता कर रही है कि सेल कितनी होनी चाहिए। उस कॉन्सेप्ट का नाम होता है सेल्स टू अर्न द डिजायर्ड प्रॉफिट। तो अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास में, सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट। सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, सेल्स टू अर्न द डिजायर्ड प्रॉफिट। जैसे कि मैनेजमेंट जो है वो कह रही है कि हमारे को इतना प्रॉफिट जो है वो कमाना है, हमारा इतना टारगेट है प्रॉफिट, ये टारगेट प्रॉफिट है, एंड हमारे को बताओ कि हमारे को सेल्स कितनी करनी है। उस कॉन्सेप्ट का नाम होता है सेल्स टू अर्न द डिजायर्ड प्रॉफिट। बेसिकली इधर फॉर्मूला क्या रहने वाला है? देखो एक तो हमारे को एमओएस की बात हो रही है तो फॉर्मूले में न्यूमरेटर में तो जो है डिजायर्ड प्रॉफिट तो रहने ही वाला है एंड फिक्स्ड कॉस्ट भी रहने वाली है। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में डिजायर्ड प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमारे पास में क्या रेशियो निकल कर आ जाएगी? सेल्स टू अर्न द डिजायर्ड प्रॉफिट। ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है अगर आपको आंसर जो फाइंड करना है वो यूनिट्स में फाइंड आउट करना है, मतलब कितनी यूनिट्स जो है वो बेचें ताकि इतना डिजायर्ड प्रॉफिट जो है वो निकल जाए। तो अगर आपको आंसर जो है वो चाहिए है यूनिट फॉर्म में, आंसर टू बी फाइंड आउट इन यूनिट्स टर्म, इफ आंसर इज टू बी फाइंड आउट इन यूनिट्स टर्म्स, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये वाला फॉर्मूला हमारे को अप्लाई करना है। लेकिन अगर
क्वेश्चन में आए कि हमारे को रुपीस निकालना है कि कितने रुपीस की हम सेल करें ताकि इतना हम डिजायर्ड प्रॉफिट कमा पाएं, तो उस केस में क्या होगा फॉर्मूला वो सीखते हैं। तो अगर ऐसा केस है तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो चेंज हो जाएगा। उस केस के अंदर हमारे डिनोमिनेटर के अंदर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ना आकर पीवी रेशियो आ जाएगा। तो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो, अपॉन में पीवी रेशियो। अगर हमारे को आंसर जो है वो रुपीस टर्म्स में निकालना है, इफ आंसर इज टू बी फाइंड आउट इन रुपीज टर्म्स, अगर मुझे आंसर जो है वो रुपीज टर्म्स में निकालना है तो पास में अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है मर्ज्ड प्लांट का। अगला कॉन्सेप्ट कौन सा आ जाता है, मर्ज्ड प्लांट का। ये कॉन्सेप्ट क्या सिखाता है वो सीखते हैं। मर्ज्ड प्लांट का मतलब क्या है कि हमारे पास में दो डिफरेंट प्लांट्स हैं दो डिफरेंट लोकेशन में। अब दो डिफरेंट लोकेशन जो है वो ये कुछ भी मान सकते हो, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है उसकी दो डिफरेंट लोकेशन है, एक है दिल्ली एक है चंडीगढ़, ठीक है। दो डिफरेंट लोकेशंस पर दो डिफरेंट प्लांट्स है, तो वहाँ पर खर्चे भी जो है वो अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ पर भी जो है वो एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पर भी एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पर भी ये वाला खर्चा आ रहा है, यहाँ पर भी रेंट का खर्चा आ रहा है, तो ऐसे करके खर्चा है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द इनकन्वीनियंस एट टू डिफरेंट प्लान्स एट टू डिफरेंट लोकेशंस, तो कभी कभार जो है वो मैनेजमेंट क्या सोचती है कि दोनों को जो है वो मर्ज कर देते हैं, या फिर दोनों की एक की प्रोडक्शन कैपेसिटी को जो है वो मर्ज कर देते हैं, या और जो है मतलब वो जो एग्जिस्टिंग एक की प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ में। तो ऐसा कौन सोचती है, मैनेजमेंट सोचती है, क्योंकि इनकन्वीनियंस बहुत हो जाती है, खर्चे यहाँ भी लग रहे हैं यहाँ पे भी लग रहे हैं, इस प्लांट में भी लग रहे हैं एंड इस प्लांट में भी लग रहे हैं। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द इनकन्वीनियंस इट इज़ बेटर, मैनेजमेंट जो है वो ये सोचती है कि दोनों प्लांट्स को मर्ज कर दिया जाए। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लूँ कि दिल्ली के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो यूज़ होती है 75% एंड चंडीगढ़ के अंदर 25%, दिल्ली के अंदर 75% एंड चंडीगढ़ के अंदर 25%। तो मैनेजमेंट क्या सोचती है, इंस्टेड कि हम जो है वो प्लांट्स को दो डिफरेंट लोकेशंस पर रखें दिल्ली में एंड चंडीगढ़ में, इंस्टेड हम ये सोचते हैं कि एक ही जगह पे प्लांट जो है वो रख लेते हैं, तो वहाँ पर जो है वो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो लग जाता है, मतलब मर्ज कर देते हैं। जैसे मर्जर नहीं होता, ए एंड बी का मर्जर हो गया, तो वैसे ही ये जो है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाता है एंड उस केस के अंदर हम फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो कर पाएंगे। सो हम सीखते हैं कि हमें मर्ज्ड प्लांट की वैल्यू जो है वो किस तरीके से निकालनी है, वो हम सीखते हैं। जैसे क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा होगा, क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा पर्टिकुलर्स प्लांट 1 प्लांट 2 एट 55% कैपेसिटी एंड 45% कैपेसिटी, सेल्स जो है वो दे रखी है ये एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू डू। अब देखो यहाँ पर दोनों ही प्लांट जो है वो 100% कैपेसिटी पर काम नहीं कर रहे हैं, तो पहले हम इसे 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर लेकर आएंगे। तो पर्टिकुलर्स प्लांट 1 प्लांट 2 100%, तो हम 100% पर ले आए इसको, तो हम यूनिटरी मेथड से हम जो है वो सेल्स निकाल लेंगे 100% पर कितनी होगी। देखो यहाँ पर हमने कहा कि ये सेल जो है 55% पर है, तो 100% पर कितनी होगी। ऐसे ये वाली सेल 45% पर है, तो 100% पर कितनी होगी, ऐसे हमारी सेल निकल जाएगी। सिमिलरली गोज विद द वेरिएबल कॉस्ट। बट अगर मैं बात करूं फिक्स्ड कॉस्ट की, तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती है, वो सेम की सेम ही रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम सेल और वेरिएबल कॉस्ट को जो है वो निकाल लेंगे ये प्रोपोर्शनेटली। ये चेंज कैसे हुई थी, सबसे पहले ये हमने ये निकाल लिया, और ये जो है चेंज कैसे हुई थी, ये प्रोपोर्शनेटली चेंज होते हैं।
एंड अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट की बात करूं तो ये जो है सेम ही रहती है, ठीक है। एंड इसके बाद में मैं मर्ज्ड प्लांट की बात करूं तो यहाँ पर मर्ज प्लांट के केस के अंदर हम प्लांट 1 के अंदर ऐड कर देंगे प्लांट 2 को। प्लांट 1 के अंदर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे प्लांट 2 को। ये दोनों सेल्स को, वेरिएबल कॉस्ट को एंड फिक्स्ड कॉस्ट को, एंड उसके बाद में क्वेश्चन जैसा मर्जी पीवी रेशियो पूछता है, कुछ भी पूछता है, ब्रेक इवन सेल, एमओएस, कुछ भी पूछ रहा है, वो हम निकाल देंगे। इसके बाद में अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है डिसीजन एज टू प्रोडक्ट मिक्स। हर ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है, तो ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाए, किस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो ज़्यादा मार्जिन है, तो उसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करा जाए। क्योंकि वही प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा मार्जिन है तो वही प्रोडक्ट ज़्यादा बेनिफिशियल है उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना। तो मैनेजमेंट को इस बात का स्पेशल ध्यान में रखना होता है। तो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो चालू हो गया है, वेट अ सेकेंड, ये 12th पेज नंबर है, देन दिस इज 13th पेज नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाता है डिसीजन टू द प्रोडक्ट मिक्स। जब हमारे पास में कोई भी की फैक्टर नहीं है तब क्या होगा, एंड अगर मैं बात करूं कि प्रेजेंस ऑफ की फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ की फैक्टर, अगर की फैक्टर का प्रेजेंस है तो उस केस के अंदर क्या होगा। की फैक्टर का मतलब है कि जो कि लिमिटिंग में है, लिमिटिंग फैक्टर है, जो कि शॉर्टेज के अंदर है, उसे बोला जाता है की फैक्टर। हमें इसके बारे में नहीं सोचना कि की फैक्टर क्या है, क्वेश्चन हमारे को क्लियरली स्पेसिफाई करेगा। ये तो नॉर्मल, ये नो की फैक्टर वाला सिंपल सा नॉर्मल सिनेरियो है, एंड इसके अंदर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट के टर्म्स में। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो हमारा डिसीजन क्राइटेरिया जो है वो क्या रहने वाला है, अगर कोई की फैक्टर नहीं है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट जिसका ज़्यादा होगा उसके हिसाब से बनाया जाएगा। एंड अगर हमारा की फैक्टर है, प्रेजेंस है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट ना लेते हुए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर लेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर लेंगे। सो ये एक छोटा सा माइनर सा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही लीस्ट इंपॉर्टेंस वाला है। बस आप इतना सा बात जो है वो ध्यान में रख लेना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट निकाल लेना, जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, जिस फिनिश प्रोडक्ट का उसको प्रोड्यूस करना है, अगर की फैक्टर नहीं है। एंड अगर की फैक्टर है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर, ये देख लेना कि की फैक्टर क्या है, मटेरियल है, लेबर है, क्या चीज़ जो है वो की फैक्टर है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो निकाल लेना की फैक्टर के टर्म्स में, कि की फैक्टर ऑफ की फैक्टर का निकाल लेना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किसका निकाल लेना, की फैक्टर का निकाल लेना, और उस केस के अंदर आपका आंसर जो है वो आ जाएगा कि कौन सी यूनिट को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, कौन सी यूनिट को कम प्रोड्यूस करना है, जहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं। तो ये आप सेफली इग्नोर भी कर सकते हो, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता। तो यहाँ पर हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो, ये पूरा टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाता है, एंड मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग का पूरा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर गेटिंग द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।